नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हरदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 11 दिसंबर और लगभग ये आपका आधा महीना बीत चुका है। मैं फिर से आपसे एक छोटी सी विनम्र विनती करना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो करिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसीज आने वाली है जनवरी के लास्ट तक या जनवरी मिड में आ जाए, कभी भी आ सकती है दिसंबर के बाद, ठीक है। इसके अलावा लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है, यह भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। उसके थ्रू क्या कहते हैं, पेट के थ्रू आपकी लेखपाल की वैकेंसी है, आपकी बीपीओ की वैकेंसी है, आपकी पीसीएस और 26 और आरओ 26 आपका लगा ही अगले साल। तो ये सारे एग्जाम्स आपके भी आने वाले हैं और आपको ये तय करना है कि किस एग्जाम में आपको सफलता लेनी है। अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हुए और आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, डेफिनेटली आपको जो है सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन शर्त इतनी सी है कि हर सेगमेंट के आपको बराबर फोकस करना पड़ेगा, चाहे बात करंट अफेयर्स की हो, जीएस की हो, मैथ रीजनिंग की हो, कोई भी कंटेंट अगर आपके सिलेबस का पार्ट में है तो उसको आपको इक्विवेलेंट आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, बराबर का जो है भाग आपको उसमें बांटना पड़ेगा और फिर उसको करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए आइए। और करंट अफेयर्स चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है किसी भी परीक्षा के लिए, आप एग्जाम को भी देते हो, करंट अफेयर्स तो आता ही आता है। तो यहां पर आपको जो चीजें कराई जाती हैं आप उसको डाउनलोड जो है वीडियो आप चाहे तो देख लीजिए या फिर लाइव सेशन में, या फिर आप चाहे तो बाद में देखिए अपने अकॉर्डिंग जब भी आपको समय मिले तो, ठीक है। आइए, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। ध्यान रखिएगा कि जितने भी पर्यावरणीय दिवस होते हैं, ध्यान रखिएगा, पर्यावरणीय दिवस, जितने भी पर्यावरणीय दिवस होते हैं वो सब के सब आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पर्यावरण दिवस एक पॉइंट, दूसरा थीम उसकी, ठीक है, और एक जितने भी कन्वेंशन हुए हैं आपके, जितने भी कन्वेंशन हुए हैं, ठीक है, ये सभी कन्वेंशन आपके एग्जाम के लिए क्या रहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सारे कन्वेंशन को आपको पता होना चाहिए क्योंकि कन्वेंशन पर आप एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछता है, ठीक। तो ये, और हाल फिलहाल में अगर एनवायरमेंट के सेक्शन में अगर कोई अमेंडमेंट हुआ हो, कोई नया विधेयक आज पारित किया गया हो, तो आप उसको अपडेट रहा करिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान पुनर्गठन विनियमन विधेयक, ये अभी चर्चाओं में रहा है और इसको लेकर के वाद विवाद हो गया था। तो ऐसे में ये जो विधेयक है इस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान है इस पर आपके एग्जाम में प्री में अलग से प्रश्न पूछाता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है कि आपको इसको याद रखना है, ठीक। आइए अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, चर्चाओं में क्यों रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान पुनर्गठन और विनियमन विधेयक का मसौदा दरअसल क्या किया है, जारी कर दिया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम 1949, ठीक है, सॉरी 59 को रद्द करना, यानी कि जो आपका ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम 1959 है, इसको क्या करना है, रद्द करना है। और इसके अलावा इसको प्रतिस्थापित करना है, जिसके तहत आईएसआई को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था अपने आप में। सरकार का तर्क है कि प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए इसको जो है शुरू किया गया है। हालांकि इस विधेयक का शिक्षाविदों और छात्रों आदि ने क्या किया है, इसका विरोध कर दिया है। इस बिल का विरोध करने की वजह से ही क्या है, ये चर्चाओं में रहा है। यानी कि आलोचक जो हैं इसके, जो इसके एंगेस्ट में है इस बिल के, वो कहते हैं कि जो दरअसल ये जो बिल प्रस्तावित है अपने आप में, ये सरकार को संस्थान की कार्यप्रणाली पर बाध्यकारी निर्देश यानी कि जारी करने की शक्ति देता है। यानी कि एक तरीके से सरकार को उस पर शक्ति ज्यादा मिल जाएगी और जो भी संस्थान होंगे उन पर एक तरीके से अपनी शर्तों को थोपने का आरोप इस बिल के माध्यम से लगाया जा रहा है कि भैया वो अपनी चीजों को थोपेगी इन संस्थानों पर, जिससे इसकी अकादमिक यानी कि इसकी एकेडमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो फ्रीडम होती है, जो प्रशासनिक स्वायत्तता होती है, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा तर्क जो है, जो इस बिल के एंगेस्ट में है, वो इस तर्क को दे रहे हैं, ठीक। वर्तमान स्ट्रक्चर में संस्थान एक परिषद द्वारा चलाया जाता है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप क्या है, सीमित है। लेकिन अगर ये बिल फॉर्मली अगर आपके सामने आता है तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होगा वो इन इंस्टीट्यूट में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आलोचकों का यही तर्क है कि अगर गवर्नमेंट का अगर जो है हिस्सा इसमें ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी शर्तों के अनुसार इन संस्थानों को चलाएगा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो उसको मिली है उसमें भी कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाएंगी। तो ये हालांकि इसके तर्क वितर्क में दोनों चीजें हो सकती हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी इसमें कुछ दिक्कतें हैं। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है।
भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसको हम जानते हैं, आप जानते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट होता है, इसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा कोलकाता में की गई थी। आप ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थी पीसी महालनोबिस, आप जानते होंगे 5 ईयर प्लान बनाने में इनका एक बड़ा योगदान है, आप जानते होंगे, ठीक है। और जो इंडियन स्टैटिस्टिकल ये इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। तो अब आपके फैक्ट में यही प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है, आप कहेंगे पीसी महालनोबिस को। और उनके जन्मदिन यानी कि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यह भी फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको भी क्या करिए आप लोग, टिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट। प्रोफेसर CR राव इस संस्था से जुड़े एक महान सांख्यिकीविद थे, लेकिन वे संस्थापक नहीं थे। तो कभी अगर कूट के फॉर्म में पूछते तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो केवल क्या थे, एक सांख्यिकीविद थे अपने आप में, ठीक है। चलिए अब इसी पर प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, जिसका उत्तर आपको क्या करना है, देना है, ठीक है। नंबर 1, हाल ही में शिक्षाविदों के विरोध के कारण चर्चा में रहे भारतीय सांख्यिकी संस्थान पुनर्गठन और विनियमन अधिनियम मतलब विधेयक, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह विधेयक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिसका उद्देश्य मौजूदा 1959 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। दूसरा, इस मसौदे का प्रमुख उद्देश्य इस आशंका के कारण हो रहा है कि यह संस्थान की स्वायत्तता यानी कि जो उसकी ऑटोनॉमी होती है इसको कम कर देगा और सरकार के नीतिगत मामलों पर बाध्यकारी निर्देश देने की शक्ति को देगा, ठीक है। तीसरा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर CR राव के द्वारा कोलकाता में की गई थी। अब बताओ कौन सा कथन इसमें से सही है। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका व्याख्या भी आपने पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे एग्जैक्टली सही बताएंगे। क्या हो जाएगा इसका उत्तर भाई, बताइए। बहुत कठिन देखो नहीं है, आसान है, लेकिन आपके लिए है बड़ा अच्छा प्रश्न ये, ठीक है। इसमें देखिए ये 1931 में इसकी स्थापना होती है क्या बॉस, देखिए जरा कैसे कि भैया, ठीक है, बिल्कुल। तो अब बताओ कि इसमें से क्या होगा, ठीक है। और क्या लिखा है, प्रोफेसर CR राव के द्वारा। देखो अब थोड़ा सा अगर दिमाग नहीं लगाएंगे आप तो तुरंत गलती करके आ जाएंगे। पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई थी बॉस, प्रोफेसर CR राव लिखा हुआ है इसमें। तो क्या है ये, मेरे अकॉर्डिंग तो ये कथन रॉन्ग होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग कौन सा कथन सही होना चाहिए, मुझे उत्तर बताइए अब तुरंत फट से। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद 1 और 2 होना चाहिए, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। आपके अकॉर्डिंग क्या है, जल्दी से मुझे बताइए। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो आपसे अपेक्षा मैं करता हूं कि आप अपने साथ में 2 कॉपी लेकर बैठिएगा। 1 कॉपी टास्क की जो मैं आपको होमवर्क देता रहता हूं, और 1 कॉपी वो जहां पर आप मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। 1 और 2 सही है, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए दूसरा, रेनबो वाटर स्नेक, ये अभी क्या है, चर्चाओं में रहा है। यानी कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और दुधवा टाइगर रिजर्व विशेष रूप से जो आपका ये उत्तरी खीरी और वन प्रभाग के क्षेत्र में है, इसमें रेनबो वाटर स्नेक, ठीक है, को देखा गया। क्या अभी हाल ही में ये जो आपका क्षेत्र देख पा रहे होंगे, यहां पर रेनबो वाटर स्नेक को देखा गया है। यह राज्य में इस प्रजाति का पहला प्रलेखित रिकॉर्ड है। इससे पहले यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में पाया जाता था, लेकिन अभी हाल ही में रेनबो वाटर स्नेक को अभी हाल ही में पीलीभीत और दुधवा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में देखा गया है, प्रभाग में देखा गया है, ठीक है। इसका यहां मिलना एक महत्वपूर्ण रेंज एक्सटेंशन है अपने आप में, यानी कि इसका भौगोलिक विस्तार माना जाएगा कि भैया अब ये जो रेनबो वाटर स्नेक है ये अपने खास क्षेत्र को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में पाया जाने लगा है। इस सांप का वैज्ञानिक नाम क्या है, एनहाइड्रिस, ठीक है। तो ये भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और इसे इसके सल्कों यानी स्केल्स के कारण पहचाना जाता है, जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमकते हैं। यह एक जलीय सांप है जो आर्द्र भूमि और तालाबों में क्या है, रहता है। तो इस स्नेक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यह सांप हल्का विषैला होता है और अत्यंत विषैला नहीं। इसके पीछे दांतों में विष होता है, जो मुख्य रूप से मछलियों और मेढकों के शिकार के लिए होता है। मनुष्यों के लिए यह जानलेवा नहीं है। इसके अलावा यह उच्च हिमालयी क्षेत्रों का नहीं है, बल्कि यह मैदानी आर्द्रभूमि यानी कि प्लेन जो वेटलैंड्स होते हैं उन क्षेत्रों में इसे आप देख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी कोई भी जीव जंतु अगर वो चर्चाओं में रहता है तो ये बात तय मान लीजिएगा कि वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसलिए प्रमुख जो भी
आपके जीव जंतु चर्चाओं में रहे उनके बारे में, उनके वैज्ञानिक नाम के बारे में और उनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आईयूसीएन कैटेगरी आदि क्या है वह भी आप देख लीजिएगा। आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जानते होंगे आप। आईयूसीएन ही क्या करता है? रेड डेटा बुक जारी करता है। पता है कि नहीं पता है? आईयूसीएन रेड डेटा बुक जारी करता है। रेड डेटा बुक में कौन कौन से जीव जंतुओं को रखा गया है आप जानते होंगे। रेड डेटा बुक आप जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। अब ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अभी हाल ही में जिस प्रकार से एक रेड डेटा बुक जारी करता है आईयूसीएन, उसी प्रकार से भारत के द्वारा भी एक ऐसी सूची बनाई गई है। उसको हमने क्या कहा है और किस देश में इस पर साइन किया गया था, अगर आपको पता तो बताइएगा मुझे आप लोग, ठीक है। चलिए अब इसी पर प्रश्न आपके सामने आ गया, इसका उत्तर आपको बताना है। नंबर 1 क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार देखी गई रेनबो वाटर स्नेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस दुर्लभ सांप को दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पहली बार देखा गया और प्रलेखित किया गया है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम एनहाइड्रिस है और यह धूप में अपनी इंद्रधनुषी चमक के लिए जाना जाता है, ठीक बात है। यह एक अत्यंत विषैला सांप है जो मुख्य रूप से हिमालय के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तुरंत हमने व्याख्या आपको पढ़ के सुनाई है अभी, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। क्या होगा बॉस? मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली? ये अत्यंत विषैला नहीं है, ठीक है, कम विषैला है, ठीक है। तो ये कथन क्या होगा? रॉन्ग। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड होना चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड यहां पर बी वाले ऑप्शन में है। अब देखते हैं आप लोगों ने क्या टिक लगाया, बताइए। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 4 दिसंबर 2025 को अपने सैन्य सचिव मेजर जनरल रोमन गोफमैन को देश की खुफिया एजेंसी मोसाद का अगला प्रमुख नियुक्त कर दिया है। बस यही चर्चाओं में है, ठीक है। 4 दिसंबर को, ठीक है, मेजर जनरल रोमन गोफमैन को देश की खुफिया एजेंसी जो जिसको हम मोसाद कहते हैं का अगला प्रमुख नियुक्त कर दिया है। वह वर्तमान निदेशक डेविड बार्निया का स्थान लेंगे, ध्यान रखिएगा, जिनका 5 साल का कार्यकाल जून 26 में समाप्त हो जाएगा। यह नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है और चर्चाओं में है क्योंकि रोमन गोफमैन मोसाद के भीतर से नहीं और उनके पास कोई पूर्व गुप्तचर पृष्ठभूमि नहीं है, जो एजेंसी के इतिहास में एक दुर्घटना है अपने आप पे। यानी कि ये नाम प्रमुख इसलिए है बिकॉज ऑफ इनको खुफिया एजेंसीज के बारे में कोई विशेष नॉलेज नहीं है, बावजूद इसके बेंजामिन नेतन्याहू ने इनको इसका जो है किसका, ये जो आपका मोसाद है इसका प्रमुख नियुक्त किया है, ठीक है। रोमन गोफमैन वर्तमान में प्रधानमंत्री के सैन्य सचिव हैं, ठीक है, और यानी कि मिलिट्री सेक्रेटरी हैं। और 7 अक्टूबर 2023 को वह हमास के हमलों के दौरान गंभीर रूप से घायल होने वाले सबसे वरिष्ठ आईडीएफ अधिकारी थे अपने आप में। आलोचकों ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं क्योंकि गोफमैन का अनुभव मुख्य रूप से बख्तरबंद कोर और सैन्य कमान में है, न कि जासूसी या खुफिया ऑपरेशनों में। तो इसीलिए चर्चाओं में कि भैया ऐसा क्यों कर दिया गया है। ऐसे ऐसे आरोप प्रत्यारोप कई बार भारत के पार्टीज पर भी लगते रहते हैं। तो ये सब काम सब जगह है। आप लोग सोचते हैं भारत में सब कुछ बर्बाद हो रहा है, भाई साहब भारत में जितनी स्वतंत्रता मीडिया को है, भारत में स्वतंत्रता जितनी क्या कहते हैं किसी अलग अलग लोगों को है, उतनी फ्रीडम किसी देश में नहीं है। कल्पना आप कर लीजिएगा, आप स्टूडियो में बैठ करके चाहे प्रधानमंत्री को गाली दीजिए, चाहे प्रेसिडेंट को गाली दीजिए, चाहे जिसको गाली दीजिए, कोई आप पर कुछ आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, लेकिन फिर भी FIR सर हो रही है सर। भाई साहब बहुत फ्रीडम है इंडिया में, लेकिन इसके बाद भी हमारी मीडिया को जो है क्या कहते हैं कहा जाता है कि ये ऐसा नहीं वैसा है, फला है, ढिमका गरम है, बगड़म है। ये क्या है? ये बहुत गलत चीज है। जितनी स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, जितनी फ्रीडम आपको इस इंडिया में है, किसी भी कंट्री में किसी को भी नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अपने देश की चीजों पर हमेशा क्या करना चाहिए? प्राउड फील करना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपने देश के, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर हमें विश्वास करना चाहिए, अपने मीडिया पर भी विश्वास करना चाहिए, अपने बाकी लोगों पर विश्वास करना चाहिए, ठीक है। वो एक अलग बात है कि एक धर्म मीडिया का अलग है, एक धर्म मीडिया का अलग है। हम आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मीडिया गलत हो गया या कोई अन्य चीज गलत हो गई। ये चीज बहुत ध्यान देने योग्य है हमें, और खासकर तब आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि जब आप प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज की करते हैं तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप जो है बहुत सोच समझ करके अपनी बातों को रखा करिए। बिकॉज ऑफ अगर आपकी सोच थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई तो आप उत्तर लेखन में अपने उस पैनिक चीज को क्या करेंगे? लिख के आ जाएंगे। इसलिए हमेशा बैलेंसिंग एप्रोच के साथ में चलिए, आप अपना बेहतर कीजिए,
कहते हैं सब कुछ बेहतर हो जाएगा, है ना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसलिए ये नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम आप पॉलिटिक्स में दे रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम आप मीडिया को दे रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई कीजिए बस, इसके इतर कुछ नहीं, ठीक है। ये सब पॉलिटिक्स से चलता रहता है, ये मीडिया खराब, वो प्रधानमंत्री खराब, ये फला, ये सब फालतू बातें होती है। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आप बताइए, आप लोग इसमें से क्या हो जाएगा। दिसंबर 2025 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा मोसाद के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मेजर जनरल रोमन गोफमैन, डेविड बार्निया, रोनिन बार, हार्जी हवेली और अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन आप चेंज कर दीजिए, इसमें से कूट नहीं बनेगा बॉस, है ना, इसमें से कूट नहीं बनेगा क्योंकि ये एक दो करके नहीं होगा। हालांकि इसमें मेजर जनरल रोमन गोफमैन ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए वैसे, लेकिन ये कूट ऐसे बनेगा नहीं वैसे एक्चुअली में, इसको हटा दीजिएगा। इसका क्वेश्चन फ्रेम में कल दोबारा करा दूंगा उसको, ठीक है। हालांकि ठीक है, ऐसा कोई गलती नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में विकल्प केवल आता है कि इनका नाम, जैसे यहां पर लिखना चाहिए था ए बी सी डी, बस इस प्रकार के प्रश्न ऐसे मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, एक प्रकार का नया प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आयोग का कुछ भरोसा भी नहीं बॉस, कुछ भी कुछ पूछ ले सकता है वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा इसका, देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, बिकॉज ऑफ इन्हीं को किया जाएगा, इन्हीं में से किसी को नहीं किया जाएगा। भाई एक ही लोग को तो प्रमुख नियुक्त किया जाएगा, एक या दो तो इसमें ऑप्शन कैसे हो जाएगा, होगा ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया का 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर दुनिया का पहला बैन यह घोषित करेगा कि बच्चों को उनका बचपन मिले। यह बहुत अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पर सोशल मीडिया का बैन लग गया है, यह बहुत अच्छी बात है। और जो रिपोर्ट्स अभी हाल ही में आई हैं वहां पर यह कहा गया है कि बच्चों के द्वारा जो फोन इस्तेमाल होता है उसमें से वो बहुत चीजें खराब देखते हैं और उनके अंदर एक हिंसात्मक गतिविधि, एक लड़ाकूपन अपने आप में, और बहुत घटिया और अजीब चीजें वो सीखने को मिलते हैं। क्योंकि बचपन का जो हमारा मस्तिष्क होता है वो सीखने की ओर जाता है, क्यूरियोसिटी होती है माइंड में, ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब जो करना काम 10 साल बाद है उसका प्रैक्टिकल आप पहले ही कर लेंगे बॉस, तो क्या कीजिएगा, है ना। तो ये एक बड़ी विडंबना है अपने आप में कि बच्चे जो है फोन से बहुत कुछ सीख रहे हैं नकारात्मक, वो सकारात्मक नहीं सीख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो नकारात्मकता की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप इंडियन हैं और अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी होता है तो ये ना रहे कि लो बेटा फोन ले लो और खाना खा लो, है ना। तो कई बार मम्मा लोग से बोलो कि फोन मत दिया करो, नहीं 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 बेबी को फोन नहीं देते तो खाना नहीं खाता है। तो अगर आज के 2 4 6 10 साल पहले अगर फोन नहीं था एंड्रॉइड, तब बच्चे खाना कैसे खाते थे जी। आजकल मां लोग की भी बहुत गलती है, माता पिता की बहुत गलती है कि वो उनको गोद में उठाना ना पड़े, खिलाना ना पड़े, उनके साथ मेहनत ना करना पड़े, इसलिए फोन पकड़ा देती हैं या पकड़ा देते हैं और बच्चा मदमस्त रहता है। ये बहुत ज्यादा बच्चों के साथ उसके मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। और फोन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अभी तो आप सभी के लिए और हम सभी के लिए खतरनाक है। इसलिए फोन का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। बच्चों के लिए तो बहुत खतरनाक है, बहुत कुछ सीख जाते हैं उससे, ठीक है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दें अच्छा, सुबह शाम अपने अच्छे गीत उन्हें सुनाइए, कहानियां सुनाइए, स्टोरी सुनाइए। फोन का इस्तेमाल खेलने से, फिजिकल एक्टिविटीज में उनको शामिल कीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। छोटा भीम बड़ा भीम देखने से बच्चा नहीं होगा, और नहीं तो आजकल तो बच्चे जैसे बड़े होते हैं छोटा भीम हो जाते हैं भाई साहब, अपने ऑटोमेटिक छोटा भीम बन जाते हैं, इतना मोटे हो जाते हैं। पिज्जा बर्गर खिलाओगे, दिखाओगे फोन और दिखाओगे और खिलाओगे पिज्जा बर्गर, एकदम छोटा भीम खुद ही बन जाते हैं वो लोग। किसी कॉन्वेंट स्कूल के सामने कभी गेट पे खड़े होइएगा और फिर देखिएगा बच्चों को, है ना, कि किस किस टाइप के बच्चे निकलेंगे। क्या है ये सब, यही जंक फूड है, फिर हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना, फिर पथरी हो जाएगी, स्टोन हो जाएगा, फिर कहोगे लो ऐसा नहीं वैसा है। चलिए, पीएम एल्बनीज के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर दुनिया का पहला बैन यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों का उनका बचपन मिल जाए अपने आप में, ठीक है। 24 में इस पर जो है पार्लियामेंट में इसको पास कर दिया गया था अपने आप में, और ये बहुत अच्छी बात है। ये सारी बातें वहीं पर लिखी गई हैं, बताई गई हैं। और खराब कंटेंट बहुत देखते थे बच्चे, इसी को लेकर के ये चीज यहां पर बैन की गई है। हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है अपने आप में। 2025 की शुरुआत में सरकार द्वारा कराए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि 10 से 15 साल के 96% बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे और उनमें 10 में से 7 हानिकारक कंटेंट के संपर्क में आए थे। बताइए, ये हाल है। इसमें महिलाओं के प्रति नफरत, हिंसक सामग्री के साथ साथ खाने की बीमारियों और आत्महत्या को बढ़ावा देने वाला कंटेंट भी शामिल था इसमें।
अब तक 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन लागू करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, ट्विच, एक्स, यूट्यूब, किक और रेडिट शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर अधिकारी इस लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं अपने आप पे। तो ये सारे प्लेटफॉर्म अब बैन कर दिए गए हैं। चलिए, तो ये एक बड़ी बात है अपने आप में, और ये चीजें जो है अपने आप में बहुत अच्छी हैं, और इनके कारण जो है काफी कुछ जो है प्रभाव पड़ेगा। जो प्लेटफॉर्म गंभीर या बार बार उल्लंघन करेंगे उन पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, लगभग 32.8 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि सरकार ने स्वीकार किया कि उम्र की पुष्टि करने वाली टेक्नोलॉजी को सभी नाबालिग अकाउंट की पहचान करने में कुछ समय लगेगा अपने आप में। ठीक है, तो ये यानी कि वो टेक्नोलॉजी जो होगी ना, वो पहचान जाएगी कि आपकी एज क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो नहीं चलेगा ऑटोमेटिक। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है अपने आप में। ऑस्ट्रेलिया की तरह से भारत में भी ये काम करना चाहिए, है ना। चलिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में निम्न में से किस प्लेटफॉर्म को बैन करने का निर्देश दिया गया है? तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, उपरोक्त सभी। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने आपको बताया। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है भारत और बहरीन के बीच वार्ता। ठीक है, तो ये आप एक बात देखिए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? भारत और बहरीन के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग का संबंध काफी पुराना है। तो अभी हाल ही में इनके बीच में वार्ता हुई है और कई सारे मुद्दों पर चर्चा इस पर की गई है। ठीक है, तो आइए इस पर देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। राइट, चलिए दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार लगातार जारी है अपने आप में, और बहरीन में निवास करने वाले प्रवासियों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है अपने आप में, जो द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को दर्शाने का प्रयास करता है। बहरीन का क्षेत्रफल दरअसल 780 वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18,23,725 है। फारस की खाड़ी में स्थित यह एक छोटा सा द्वीपीय देश है। भारत के लिए पश्चिम एशिया ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसी कारण बहरीन इस क्षेत्र में भारत का एक अस्थायी और विश्वसनीय साझेदार माना जाता है अपने आप में। अब बताइए आप लोग कि कितना छुटकुसा देश है, लेकिन क्या है इसका इंडिया के साथ में संबंध क्या है? मजबूत है अपने आप में। चलिए, भारत और बहरीन के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। भारत जो है बहरीन से मुख्य रूप से कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, एल्यूमिनियम और खनिज आधारित उत्पाद, मशीनरी, वाहन पुर्जे, चावल विशेषकर बासमती, लोहा इस्पात, डेयरी उत्पाद, मसाले, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और बिजली के उपकरण आयात करता है अपने आप पे। तो जो छोटा सा देश बहरीन है, लेकिन हम वहां से देखो क्या क्या मंगाते हैं, कितनी बड़ी बात है अपने आप पे। देखिए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कभी बार किसी छोटे देश या किसी छोटे व्यक्ति पर उसका आकलन कम करके नहीं आना चाहिए, है ना। हर व्यक्ति हर देश अपने आप में मजबूत होता है। चलिए, वहीं भारत बहरीन को, देखो ये तो सामान हम बहरीन से मंगाते हैं, और भारत बहरीन को क्या क्या देता है? वहीं भारत बहरीन को मशीनरी, इलेक्ट्रिकल सामान, खाद्य उत्पाद, कृषि उत्पाद, चावल, मसाले, आम, दवाइयां, स्टील उत्पाद, रत्न व आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, FMCG उत्पाद, डेयरी, स्नैक्स, सौंदर्य प्रसाधन, रेडीमेड वस्त्र निर्यात करता है। भारतीय व्यंजन, योग, शास्त्रीय नृत्य, बॉलीवुड संगीत, फिल्में तथा भारतीय फैशन बहरीन में काफी लोकप्रिय हैं। दोनों देशों के बीच पैसेज, अभ्यास, रक्षा प्रशिक्षण, आतंकवाद के खिलाफ खुफिया साझेदारी भी जारी है। तो ये एक बड़ी बात है, और अभी भारत और बहरीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 24-25 में बढ़कर के 1.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है अपने आप पे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इतनी सारी चीजें हम बहरीन से ले और दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप बताइए। अच्छा, कई बार क्या होता है, प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि ये इस पर्टिकुलर देश से हम क्या मंगाते हैं, मतलब क्या आयात करते हैं और क्या निर्यात करते हैं। तो वो वस्तुओं का नाम आपको पता होना चाहिए। अब आप बताइए, बहरीन में सबसे अधिक प्रवासी किस देश के हैं? बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, भारत के हैं या फिर नेपाल के हैं? तो बहरीन में सबसे अधिक प्रवासी अगर इनमें से कोई देश है तो उसमें से भारत है, और भारतीय चीजें जो है वहां पर क्या है, बहुत फेमस भी हैं। ठीक, चलिए, डॉक्टर बाबा अधोका पुणे में अभी हाल ही में क्या हुआ, निधन हो गया है। बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे और इन्होंने व्यापक स्तर पर जातिगत भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। मेरा गांव और एक करके अभियान इनका था। देखो, ये एक गांव एक पानी अभियान था। ठीक है, ये एक आंदोलन चलाया था ताकि जातीय विविधता क्या हो, दूर हो अपने आप में। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के श्रमिक एवं सामाजिक न्याय आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा अधो का जो है शाम पुणे में निधन हो गया है। वे 95 साल के थे। ठीक है, और श्रमिकों के लिए, गरीबों के लिए और अलग अलग लोगों के लिए
जो जातिगत मुद्दे आदि होते हैं उन पर उन्होंने खुल के काम किया और लोगों को उसको इसमें जागरूक करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अपने अंतिम महीनों में भी उन्होंने जनहित के कार्यों के लिए काम जारी रखा और श्रमिक वर्ग और कमजोर समूह के लिए न्याय और कल्याण की वकालत किया था। उन्होंने महाराष्ट्र में जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए एक गांव एक पानी अभियान की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य क्या था कि गांव में पानी के लिए जाति आधारित अलग अलग नल भेदभाव को समाप्त किया जाए। अपने यहाँ पे पहले कई सारे गांव में, पुराने गांव में ऐसा होता था कि गांव के जल को कोई जो है सामान्य, मतलब जो हमारे SC/ST भाई हैं उनका, वो लोग ना पी पाए जल। ये एक बहुत विडंबना थी हमारे देश की। निश्चित तौर पर इससे एक बहुत बड़े स्तर पर क्या कहते हैं लोगों का उसका नुकसान हुआ कि जनरल कैटेगरी वालों ने कहा कि नहीं, आपको यहां पानी नहीं पीना, आपको कहीं और पीना। ये एक छुआछूत की जो भावना है ये व्याप्त हुई। हालांकि ध्यान दीजिएगा कि हमारी ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा असल में रहा नहीं है और अब पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है कि इसमें वाद विवाद इतना ज्यादा हो गया है कि हम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। निश्चित तौर पर जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो के लोग थे, जो वैश्य और क्या कहते हैं क्षत्रिय, जैसे कहते हैं ना 4 वर्णों में डिवाइड किया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। शूद्रों को मतलब जो जिनको हम शूद्र आज कहते हैं, ठीक है, जिनको आज हम कैटेगरी 80 में हम डिवाइड कर दिया है, निश्चित तौर पर उनके साथ अन्याय हुआ। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए और ये हमको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि निश्चित तौर पर गलत हुआ है। लेकिन अगर आप कोई ये कहे कि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है तो ऐसा नहीं है। और ये अगर आप ये समझते हैं कि ये हिस्सा है तो इससे क्या होता है, वैमनस्यता फैलती है, इससे कटुता फैलती है, इससे समाज में एक जो है बहुत वैमनस्य की भावना फैलती है। दरअसल हमारी वैदिक व्यवस्था में या हमारे वैदिक संस्कारों में ऐसा कहीं भी नहीं था। वर्णाश्रम जो है अपने आप एक वैज्ञानिक पद्धति रही है, इसको खुल के दिमाग से सोचने की आवश्यकता है। बहुत वैज्ञानिक पद्धति है। अगर वैज्ञानिक पद्धति नहीं होती तो जिसको आज हम बापू कहते हैं, जिनको महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, वो भी वर्णाश्रम का वकालत नहीं करते। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई किसी भी कुल में जन्म लेकर के वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है और कोई किसी कुल में जन्म लेकर के कोई नीच कुल का भी नहीं हो सकता है और कोई ऊंच नीच की भावना है ही नहीं। हमारे देश में कोई ऊंच और कोई नीच ऐसा कोई भी भावना नहीं रहती है। हम सब बराबर है, सब एक दूसरे के लिए अपने आप में है ना। ये भावना जो अभी फिलहाल अभी मैं जो समाज में देख रहा हूं, ये बहुत जहर घोल रही है और इससे समाज में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर आप विद्यार्थी तो भी वैमनस्यता का भाव मत रखिए। निश्चित तौर पर किसी के साथ गलत हुआ है, सही होना चाहिए, सबको बराबर का हक है, कोई छुआछूत नहीं। हर थाली में कोई खाना खा सकता है, कोई नीचे बैठे कोई ऊपर बैठे, ऐसी भावना भी नहीं होनी चाहिए। हम सब बराबर है और सब हम बराबर की भावना से अगर काम करेंगे तो ही हम अपने देश को आगे ले जा सकेंगे। तो ये जो बीच में जो नेता लोग या जो तड़का लगाते रहते हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वाले आजकल ये जो तड़का लगाते रहते हैं, इससे बचने की आवश्यकता है। हम यूथ है, अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। और ये बहुत आवश्यक है। अगर इस चीज को आप अगर नहीं निकालेंगे तो कल को अधिकारी बनेंगे तो भी आपके भीतर वैमनस्यता का भाव रहेगा और ये क्या है, हमारे समाज के लिए बहुत गलत बात होगी। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस वैमनस्यता को साइड कीजिए और बराबरी का हक सबको मिले। सबका साथ सबका विकास, ये जो संकल्पना सरकार की है, इसमें हम आगे बढ़े अपने आप, है ना। संगच्छम समधत्तम सम ओ मनासि जानतम देवम भागा यथा पूर्वे सम जना नाम उपास्ते। हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन मार के पथिक हो, भूखा ना कोई सोवे सृष्टि में प्राणधारी। तो इस भाव के साथ हमें आगे बढ़ना है। संगच्छम समधत्तम सम ओ मनासि जानतम देवम भागा यथा पूर्वे सम जना नाम उपास्ते। वैदिक ऋचा हमारी है, ध्यान किया। अब वेद पे भी लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं जिनको वेद नहीं पता है, तो ये सब बातें बड़ी आवश्यक हो जाती हैं। इसको ध्यान सुनिएगा आप लोग, ठीक है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एज ए टीचर मैं आपको नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी जो है रूप में आप कल को आपके मन मस्तिष्क में किसी के प्रति कोई विचार गलत पैदा हो, क्योंकि हम यूथ हैं। अगर हमारे मन में अगर किसी के प्रति गलत भावना होगी तो ये फिर मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और इसी शिक्षा के माध्यम से आपके मन में जो वैमनस्यता है या जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होनी चाहिए। ये मेरा कर्तव्य आपको बता रहा था, इसलिए बता दिया। अब कई लोग इसमें गुस्सा आ जाएंगे, अरे सर आप तो ऐसे कैसे कह सकते हैं। ऐसे एक दिन फोन आया, मैं एक कमेंट कर दिया लड़के ने ऐसे। तो ये चीजें प्लीज आप लोग समझा करिएगा। बाकी बात विवाद अगर आपको करना होगा तो कॉल कर लीजिएगा मुझे, ठीक है। लेकिन अच्छे से रहिए, है ना, सब लोग मिलकर रहें अच्छे तरीके से, ठीक है। बड़ा आवश्यक है आपके लिए सब चीजें। चलिए, इसके अलावा उन्होंने जो है 1960 के दशक में पूरे हमाल पंचायत बनाई, भारत की पहली श्रमिक केंद्रित संस्था जिसे सरकारी मान्यता भी मिली थी अपने आप में। इसके द्वारा हमालों को पहचान पत्र, पेंशन, स्वास्थ्य सुरक्षा कार्य के घंटे ढाई जैसी सुविधाएं दिलाई गई थी। तो ये कई सारे कार्यक्रम जो है इन्होंने चलाए थे अपने आप पे, ठीक है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। अब बताइए आप लोग, मेरी बातों को आप लोग गहराई से अगर समझेंगे तो आपको लगेगा हाँ हृदय सर बहुत सही बात कहते हैं, ठीक है। और मेरा काम सिर्फ करंट पढ़ाना नहीं है,
आपको सही रास्ते पर ही ले जाना है। आजकल एजुकेशन में क्या हो रहा है, टीचर पढ़ा दे रहा है, बच्चे पढ़ के नौकरी कर ले रहे हैं, बस ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, कि मैं आपको अधिकारी बना दूं, कंपटीशन निकाल दूं। कंपटीशन निकालिए आप, लेकिन उसके साथ में इंसान भी अच्छे बनिए, ये मेरा उद्देश्य है। चलिए, डॉक्टर बाबा अधोक किस आंदोलन से सबसे अधिक जुड़े हुए थे? चिपको आंदोलन, एक गांव एक पानी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, भीड़ मजदूर आंदोलन, कौन सा था? सिंपल सी बात हो, क्या हो जाएगा? अभी हमने आपको बताया था, एक गांव एक पानी आंदोलन, इससे जुड़े थे। अब ध्यान रखिएगा, जो प्रमुख आंदोलन आपके हुए हैं सामाजिक धार्मिक वाले, उनको आप क्या करिए, रेडी कर लीजिएगा। जैसे चिपको आंदोलन हो गया अपने आप में, ठीक है। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, ये सब कुछ प्रमुख आंदोलन रहे हैं। गंगा बचाओ आंदोलन अपने आप में, ये सब खूब पूछता है, ठीक है। नदी जोड़ो योजना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इस पर सब पर प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो सारे आंदोलन को एक बार इकट्ठा करके आप उनकी डेट और किसने चलाया था, क्या चलाया था, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, पेट्रोलियम और गैस पर भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई है। 8 दिसंबर को आयोजित की गई। 8 दिसंबर को एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत नई पेट्रोलियम अवसंरचना परियोजनाओं सहित विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा अभी हाल ही में की गई है। ये जो भी बैठक हुई है नई दिल्ली में, पेट्रोलियम और गैस पर भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक अभी हाल ही में आयोजित हुई है। 5वीं बैठक का ध्यान रखिएगा अपने आप में, ठीक है। ये यहां पर डेट आदि आपके सामने मेंशन हो रही है। चलिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव ईसा श्रीवास्तव और नेपाल के उद्योग वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव शिवराम पोखरेल ने बैठक की अध्यक्षता की है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 1974 से नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन की पेट्रोलियम आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं और यह भारत और नेपाल के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को क्या करता है, दर्शाता है अपने आप में। तो ये सारे पॉइंट्स क्या करने हैं, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। चलिए, अब आप बताइए, भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कब आयोजित की गई है, बताइए। 5 दिसंबर 25, 8 दिसंबर 25, 10 दिसंबर 25 या फिर 5 दिसंबर 25? क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 8 दिसंबर, है ना, 20 द राइट आंसर, ठीक है। ये तो होगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग का संबंध किससे है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में बार बार आता है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, भारत नेपाल संबंधों पर चर्चा कीजिए, यह आज आपका अभ्यास प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल चर्चा में रहा, इसलिए इस पर प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ठीक। अब हमने कल आपसे आपातकालीन प्रावधानों पर चर्चा के लिए कहा था कि आप इस पर लिखिएगा। आर्टिकल 352, 356, 360 राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। हमने यहां पर अलग अलग आपातकाल के बारे में बताया था। आर्टिकल 352, देश पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में इसको लागू किया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय हित में आपातकाल घोषित कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये और संसद की स्वीकृति के 1 माह के भीतर आवश्यक 44वां संशोधन के बाद अवधि प्रत्येक 6 माह में नवीनीकरण किया जा सकता है। इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आप इसको पढ़िएगा क्योंकि ये प्री और मेंस में आप में 2 तरीके से आता है। आर्टिकल 356, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के विफल होने पर लगाया जाता है। राज्य प्रशासन राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाता है और विधानसभा निलंबित या भंग हो जाती है अपने आप पे। 6 महीने तक एक बार में इसको बढ़ा सकते हैं हम अपने आप में, अधिकतम 3 वर्ष विशेष परिस्थितियों में। तो ये सारे पॉइंट है। फिर वित्तीय आपातकाल 360 में आता है, जो कि अभी तक नहीं लगा, अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके आपातकाल, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और विशेषताएं, ये देखिए इसकी विशेषताएं हैं, ये हमें पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, आलोचनाएं चिंताएं भी इसके होती हैं अपने आप में, जैसे कि 1975 इसका एक बड़ा उदाहरण रहा है, ठीक है। केंद्रीय शक्ति का दुरुपयोग किया गया था 1975 में, जिस पर आज भी आरोप लगता है, जो है इस पर मूल अधिकारों का हनन हो जाता है, लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर खतरा हो जाता है। और अनुच्छेद 356 का राजनीतिक उपयोग किया जाता है कई बार अपने आप में, कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो इसमें इसकी आलोचनाएं भी हैं अपने आप में। आपके एग्जाम में जो है अलग अलग पॉइंट पे आपसे आलोचनाएं पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल पर आलोचनाएं क्या है, मतलब क्या इसके नकारात्मक बिंदु हैं, या आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, किससे, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, ठीक है। तो आप इन सारे पॉइंट को लिखिएगा वहां पे, ठीक। चलिए, महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी हैं अपने आप में, ठीक है, तो आप इनको भी इसमें मेंशन कर दीजिएगा। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और बाकी इसमें निष्कर्षता लिख दीजिएगा कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, अपने आप में अनिवार्य है, अपने आप में जरूरत की चीजें हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग न किया जाना चाहिए। तो बस ये पॉइंट हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट। बाकी आप लोग खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और आगे लगातार बढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी पीसीएस का ये एडवर्टाइजमेंट है, बैच हमारा चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं।
और पीसीएस में फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। डिटेल्स जानकारी यहां पर दी गई है। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409209 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।